Hello friends, welcome to my channel. और my name is Sharik Ansari. I am here to teach you about the lesson light. What is light? करने वाले हैं थोड़ा सा जो क्लास 6, 7 और 8 के बच्चे हैं उनके लिए भी कुछ चीजें इसमें होंगी, लेकिन बेसिकली ये जो क्लास है वो क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए होगा। तो प्लीज आप लोग इसको देखिए और जो भी आपका डाउट होता है उसको आप कमेंट करेंगे, बताएंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसको फर्दर अनदर वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपने देखा होगा कि यहाँ पे लाइट लिखा हुआ है। लाइट क्या है? लाइट एक ऐसा साधन है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, चीजों को देख पाते हैं। अगर आपको किसी अंधेरे कमरे में भेज दिया जाए और उस अंधेरे कमरे में आपको लाइट ना हो वहां पर और बहुत सारी चीजें रखी हुई हो तो फिर आपको वो चीजें दिखाई नहीं देंगी। इसी तरीके से अगर हम ये कहें कि किसी इंसान के पास आंख ही ना हो, जो कि प्राइम सोर्स है किसी भी चीज को देखने के लिए, तो फिर भी वो क्या कर सकता है, वो देख नहीं सकता है, चाहे वो कितना भी प्रकाश में। तो आंखें और प्रकाश यानी कि लाइट दोनों का होना बहुत ही आवश्यक है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। यानी कि प्रकाश वह साधन है, लाइट वह मीडियम है जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, चीजों को देख पाते हैं। अब हम जो लाइट के द्वारा चीजों को देख पाते हैं तो हम किस वजह से देख पाते हैं कि लाइट का क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। अब ये रिफ्लेक्शन जो होता है वो दो तरह से होता है ना। रिफ्लेक्शन जो होगा वो क्या होगा, दो तरह से होगा। हम लोगों ने इसको क्लास 6 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो ये रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसके क्या होंगे, दो टाइप होंगे। कौन कौन होगा भाई? देखिए, एक तो होगा स्मूथ सरफेस से जो होगा, है ना, स्मूथ सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होगा, यानी कि चिकने सतह से जो रिफ्लेक्शन होगा, चिकने तल के द्वारा जो रिफ्लेक्शन होगा। और एक होता है रफ सरफेस के द्वारा जो रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, रफ सरफेस के द्वारा क्या रिफ्लेक्शन होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। एक होता है स्मूथ सरफेस से, एक होता है रफ सरफेस से। स्मूथ सरफेस से जब रिफ्लेक्शन होगा तो ये क्या होगा, ये हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाएगा। ठीक है, इसको हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। और रफ सरफेस से जो हमारा रिफ्लेक्शन है वो क्या होगा हमारा, ये हमारा इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाएगा। रेगुलर रिफ्लेक्शन और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाएगा। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि सब ये रेगुलर रिफ्लेक्शन और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन तो आपने बता दिया, यानी कि इसको हम कहेंगे तो इसको कह सकते हैं नियमित परावर्तन कह सकते हैं और इसको अनियमित परावर्तन भी कह सकते हैं। ठीक है ना। अब नियमित परावर्तन का और अनियमित परावर्तन का क्या मतलब है, इसको जरा देखेंगे। सपोज दैट कि ये हमारे पास है, क्या है, ये प्लेन मिरर है और इधर से हमने इस पे पॉलिश कर रखा है। तो पॉलिश किया है तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, ये इधर की तरफ है। अब जब इस पे लाइट कोई भी इंसिडेंट होगी तो ये इससे टकराने के बाद किसी एक एंगल पर क्या हो जाएगी, वापस चली जाएगी। इसी तरीके से अगर कोई दूसरी अगर लाइट इंसिडेंट होगी तो वो भी क्या होगी, इसी तरीके से वापस चली जाएगी। इसी तरीके से लाइट आए, हमारे कहने का मतलब है कि बहुत सारी अगर पैरेलल लाइट यहाँ पे अगर क्या हो रही हो, पास हो रही हो, यानी कि स्ट्राइक कर रही हो यहाँ पर, तो जहां पे जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करेंगे फिर वहां से वो क्या होगी, एक फिक्स एंगल के थ्रू क्या होंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। कब? जब ये रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा तब। लेकिन इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए क्या होगा कि जैसे ये हमारा सरफेस जो होगा ना वो हाईली पॉलिश्ड नहीं होगा, ना ही स्मूथ होगा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हुई तो ये अंदर की तरफ है, उभरा हुआ नहीं है, तो हो सकता है ये लाइट जो है वो बहुत ज्यादा बेंड हो जाए, है ना। हो सकता है कि लाइट जो है वो यहाँ इस उभरे हुए पोर्शन पे है तो ये ज्यादा ही कुछ चली जाए। हो सकता है कि इस पे गई लाइट तो ये ऐसे क्रॉस हो गई, है ना। इसमें कोई फिक्स इसका एंगल नहीं। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि लाइट की जितनी भी रेज आ रही है वो एक फिक्स एंगल पर क्या हो रही है, क्योंकि वो हर जगह एक जैसा है ना। रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए हाईली पॉलिश्ड सरफेस जो होता है, जैसे कि उसको अगर किसी भी सरफेस को हाईली पॉलिश्ड कर दिया जाए तो वो किस तरीके का रिफ्लेक्शन शो करेगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन शो करेगा। इरेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए हम क्या देख रहे हैं कि वो सरफेस जो होगा वो स्मूथ नहीं होगा, ना ही हाईली पॉलिश्ड होगा। ठीक है, जैसे बहुत सारी चीजें हैं अगर हमारे घरों में हमको दिखाई दे रही हैं और क्या है वो पूरी तरीके से नहीं दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा शाइनी अपीयरेंस के साथ नहीं दिखाई दे रही है, मतलब वहां पर कौन सा रिफ्लेक्शन हो रहा है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्योंकि वहां पर लाइट जा तो रही है या नहीं जा रही है, अगर जाएगी लाइट तो रिफ्लेक्ट होकर आएगी, लेकिन वहां पर लाइट पहुंच नहीं रही है। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि अलमीरा वगैरह के अंदर जहां पर जैसे कपड़े अपने रखे हुए हैं या किसी ऐसी जगह पे जहां पे लाइट नहीं पहुंच पा रही है, वहां पे अंधेरा है, तो वहां पे चीजों को देखने के लिए फिर हमें क्या होता है, थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ठीक है, अब हम लोग
ये देख लिया कि हम लोग लाइट की वजह से जो देखते हैं, और लाइट में हमने ये देखा कि दो तरह का रिफ्लेक्शन होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा और इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की, कि रिफ्लेक्शन के क्या क्या लॉज होते हैं। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा इरेज करने की कोशिश करेंगे और आपको बताते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। देखिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में दो तरीके के लॉज हैं। ठीक है, हम लिख देते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या है, दो तरह के लॉज हैं। कौन कौन से, इसको हम कहते हैं हिंदी में परावर्तन के नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तन के नियम कहते हैं। क्या है ये परावर्तन के नियम, क्या है कि पहला लॉ है कि देखिए, फर्स्ट लॉ है, लॉ वन जो है वो हमारा क्या कहता है कि अगर ये कोई प्लेन मिरर है या कोई हाईली स्मूथ सरफेस है जहां से रिफ्लेक्शन हो सकता है, तो इस पे स्ट्राइक करने वाली जो इंसिडेंट रे होगी, है ना, इंसिडेंट रे होगी, और जिस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है वहां से फिर ये रिफ्लेक्ट भी होगी एक एंगल पर। ठीक है, और ये रिफ्लेक्ट हो गई, यानी इसको हम कह सकते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, आर आई लिख सकते हैं, रे ऑफ इंसिडेंट एंड रे ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। और अगर जिस पॉइंट पे ये स्ट्राइक कर रही है, अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलरली इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें, इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के पहले लॉ के थ्रू अगर हम देखें तो हमें ये पता चलेगा कि जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल, ये तीनों क्या होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं, सेम प्लेन में लाई करते हैं। सेम प्लेन में लाई करने का मतलब क्या है भाई, कि अगर ये इंसिडेंट रे इस प्लेन में है तो रिफ्लेक्टेड रे भी इसी प्लेन में होगा, नॉर्मल भी इसी प्लेन में होगा। अगर इसको हम ऐसे ना समझ के, इसको हम जरा ऐसे समझे, क्योंकि हमने, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा प्लेन के बारे में, एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश के बारे में पढ़ा होगा। तो हमने अभी कौन सा प्लेन लिया है, आप मान सकते हैं कि आपने सर एक्स ओ एक्स हॉरिजॉन्टल प्लेन को लिया है। ठीक है, अगर ये हाईली स्मूथ सरफेस जो है यहाँ ना होके हम इसको इधर पॉलिश कर दें, तब उस केस में क्या होगा, इंसिडेंट रे ऐसे जाएगी और रिफ्लेक्शन क्या होगा, ऐसे कुछ होगा। तो फिर भी आपने देखा कि अगर इस प्लेन में है इंसिडेंट रे तो रिफ्लेक्टेड रे भी इधर है और नॉर्मल भी क्या है, इधर ही है। फिर अगर हम इधर पॉलिश कर दें, इधर पॉलिश कर दें, तो इस प्लेन में इंसिडेंट रे अगर इधर आ रही है तो रिफ्लेक्टेड रे भी इधर जाएगी और नॉर्मल भी क्या होगा, नॉर्मल भी इसी प्लेन में होगा। और इसमें अगर जैसे कि नीचे से है, अगर हम ऊपर की तरफ पॉलिश कर दें तो इंसिडेंट रे है ना, यानी कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का जो पहला लॉ था उन्होंने कहा था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों किस में होंगे, सेम प्लेन में होंगे, एक ही प्लेन में। ऐसा नहीं है कि इंसिडेंट रे आएगी इधर से और रिफ्लेक्टेड रे इधर होकर जाएगी। वो क्या होता है, वो हमारा ग्लास स्लैब वाला केस होता है, जिसमें हम पढ़ते हैं कि रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है लाइट। तो क्या होता है, डेंसर से रेयर मीडियम में लाइट जाती है, तो क्या होता है, जिसको हिंदी वाले मीडियम वाले बच्चे समझ पाएंगे कि प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो क्या होता है, प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो क्या होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि लॉ वन में क्या है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों क्या होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं। सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ को इसी पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि सेकेंड लॉ स्टेट ये करता है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाएगी, मान लेते हैं कि ये नॉर्मल है हमारा, इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी, जैसे मान लीजिए कि अल्फा एंगल बना रही है, तो वही एंगल रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ बनाती है, यानी कि इधर वाला भी एंगल अल्फा ही होगा। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी एंगल कितना होगा, ये भी 30 डिग्री होगा। ठीक है ना, यहाँ पर अगर हम ये कहें कि ये 15 डिग्री एंगल है तो इधर वाला भी एंगल कितना होगा, 15 डिग्री होगा। तो दूसरा लॉ ये था कि अगर इंसिडेंट रे आ रही है और नॉर्मल के साथ जितना एंगल बना रही है तो रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगी, उतना ही एंगल बनाए। अगर हम इस लाइट को, अगर हम ऐसे इस पे इंसिडेंट करें, यानी कि हम इस पे इतना अगर एंगल बढ़ा के, तो ये लाइट भी क्या होगी, दूर होकर जाएगी, ऐसे नहीं वो कोलैप्स हो जाएगी। ठीक है, आप घर पे भी प्लेन मिरर पे करके देख सकते हैं ये सारी चीजों को, है ना, प्रैक्टिकली करके समझ सकते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने बता दिया। इसके बाद हम लोग चलते हैं, क्या हम लोग देखेंगे इसके बाद इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, है ना। हमारे पास सबसे पहले मिरर की बात करें जिसमें हम देखते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, है ना। मिरर की बात करें तो मिरर कितने तरह के होते हैं, तो मिरर जनरली होते हैं बच्चे दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा प्लेन मिरर, प्लेन मिरर होता है, और दूसरा हमारा होता है स्फेरिकल मिरर,
स्फेरिकल मिरर होता है। प्लेन मिरर का मतलब होता है क्या, समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है, इसको कहा जाता है। और स्फेरिकल मिरर को कहा जाता है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण कहा जाता है। स्फेरिकल मिरर और इसके बाद से हमारा कौन सा, प्लेन मिरर। सबसे पहले हम लोग डिस्कस इसके बारे में करने वाले हैं, हम लोग प्लेन मिरर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि प्लेन मिरर के द्वारा अगर इमेज बनेगा तो वो कैसा बनेगा। तो देखिए, अगर ये मान लेते हैं कि ये कोई प्लेन मिरर है, ठीक है, और इसके सामने कोई क्या है, चिंटू नाम का कोई लड़का है जो यहाँ पे खड़ा है, ठीक है ना, चिंटू नाम का खड़ा है, यहाँ पिंकी खड़ी है यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब ये डिस्टेंस जो है यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं कि इस मिरर से इस चिंटू की या रिंकी की, पिंकी, जो भी मान लीजिए, जो भी बच्ची खड़ी है यहाँ पर, कोई लड़की खड़ी है या कोई लड़का खड़ा है, इसकी जो डिस्टेंस होगी, अगर हम मान लेते हैं कि ये डी डिस्टेंस है यहाँ से मिरर से, तो इसका जो इमेज बनेगा वो भी मिरर में कहाँ पर बनेगा, मिरर में वो बनेगा जो वो कहाँ पर बनेगा, डी डिस्टेंस पर ही बनेगा। कहाँ पे बनेगा, डी डिस्टेंस पे बनेगा। तो प्लेन मिरर के द्वारा बनने वाला इमेज जो फॉर्म होता है, इमेज फॉर्म्ड, इमेज कहाँ पर बनता है, इमेज फॉर्म इक्वी डिस्टेंस पर। कहाँ पर, इक्वी डिस्टेंस, यानी कि बराबर दूरी पर बनता है। अगर आप प्लेन मिरर से 5 मीटर दूर खड़े हैं तो आपका इमेज जो बनेगा वो प्लेन मिरर का अंदर 5 मीटर अंदर और बनेगा, यानी कि आपसे और आपके इमेज की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, 10 मीटर हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम ये देखें कि ये जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है, कि ऐसा तो है नहीं कि आप सुबह में उठते हैं और मिरर के सामने जाते हैं और मिरर के सामने जब आप अपने आप को देखते हैं तो आप उसमें छोटे दिखाई देते हैं या उसमें आप बड़े दिखाई देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जितने बड़े हैं आप उतने ही दिखाई देते हैं, यानी कि ये सेम साइज का होता है, ठीक है, सेम साइज का होगा, जितने बड़े आप हैं उतने। हाँ, एक चीज चेंज हो जाती है, क्या चेंज हो जाती है कि दाहिना बायां दिखाई देता है और बायां दाहिना दिखाई देता है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, लेटरली इन्वर्टेड कहते हैं, लेटरली इन्वर्टेड कहते हैं। क्या कहते हैं, लेटरली इन्वर्टेड कहते हैं, यानी कि दाहिना हाथ उसमें बायां हाथ बन जाता है, बायां हाथ दाहिना हाथ बन जाता है, सेम डिस्टेंस पे बनेगा। चलिए इसका हम बना भी लेते हैं, ठीक है। तो दाहिना बायां, बायां दाहिना बन गया। अब उसके बाद चौथी चीज क्या है कि सर रियल बनेगा इमेज की वर्चुअल बनेगा। तो ये इमेज जो बनता है ये कैसा बनता है, ये इमेज वर्चुअल बनता है, ठीक है ना। वर्चुअल का मतलब, रियल इमेज का मतलब कि आपके न रहने के बावजूद भी वो दिखाई दे तो रियल इमेज है, और जब आप मिरर के सामने से हट जाते हैं तो आपका इमेज वहां पर दिखाई नहीं देता है। इस तरह से ये जो इमेज बनेगा वो इमेज कौन सा है, वो इमेज आपका वर्चुअल इमेज कहलाता है, ठीक है, वर्चुअल इमेज कहलाता है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि ये प्लेन मिरर के द्वारा बनने वाला जो इमेज होगा वो कैसा होगा, समान दूरी पे बनेगा, इक्वी डिस्टेंस पे बनेगा, जितना दूर वो ऑब्जेक्ट जो होगा मिरर से उतना ही अंदर वो जो होगा इमेज जो होगा उसका वो फॉर्म होगा, सेम साइज का होगा, कि जितना बड़ा ये आपका ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज भी बनेगा। लेटरली इन्वर्टेड होगा, यानी कि बायां दाहिना होगा, दाहिना बायां हो जाएगा, और ये वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा, यानी कि सीधा बनेगा। ऐसा नहीं कि वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी कि कैसे बनेगा, यानी कि सर ऊपर है तो इधर सर नीचे हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा किसके बारे में, प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा, प्लेन मिरर की में जो इमेज बनता है वो किस तरह से बनता है। आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, और आप लोग शेयर करते रहिए ताकि जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, सर्कल है, उन सभी को पता चले। अब देखिए, अब हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, स्फेरिकल मिरर के बारे में अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। स्फेरिकल मिरर के बारे में आप पढ़ेंगे क्या क्या, 2 तरह के स्फेरिकल मिरर होते हैं, ये आप लोगों ने देख लिया। इसको वीडियो को पॉज करके आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं स्फेरिकल मिरर सर कितने के तरह का होता है। तो स्फेरिकल मिरर 2 तरह के होते हैं, कौन कौन, स्फेरिकल मिरर में पहला जो है वो है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर है, और दूसरा जो है वो कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर है। कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। हम लोग कॉनकेव मिरर की बात करेंगे और कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे। कॉनकेव मिरर का मतलब होता है अवतल दर्पण, और इसको कहते हैं हम उत्तल दर्पण कहते हैं।
तो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कॉन्केव मिरर की बात करेंगे। कॉन्केव मिरर या कन्वेक्स मिरर बना कैसे है, ठीक है ना। कॉन्केव मिरर या कन्वेक्स मिरर बना कैसे है। मान लेते हैं कि ये एक हमारा सर्कल है, ठीक है ना। सर्कल नहीं है, ये स्फीयर है। मान लेते हैं कि ये क्या है हमारा, ये नाम से भी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण मतलब ये कैसा होगा, ये गोल सा होगा, जरूर कुछ होगा इसमें ऐसा कुछ, ठीक है। ये एक स्फीयर है। स्फीयर अगर है तो इसका कोई ना कोई एक सेंटर होगा, सेंटर होगा ना, कोई ना कोई एक सेंटर होगा, ठीक है। और सेंटर से मिलाने वाली जो लाइन होती है वो क्या होती है, वो उसकी रेडियस कहलाती है। तो हम एक बड़े से गोले की कल्पना करते हैं कि एक बड़ा सा गोला है और जिसमें क्या कर दिया गया है, बाहर से सरफेस पे क्या कर दिया गया है, पॉलिश कर दिया गया है। बाहर का सरफेस इसका पॉलिश कर दिया है, ठीक है ना। बाहर से सरफेस पॉलिश कर दिया गया है और पॉलिश करने के बाद क्या किया गया है कि इसको यहाँ से कट कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, काट दिया गया है। तो इसके बाद अब आपको जो दिखाई देगा वो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये ऐसा। अगर हम इसकी बात करें तो ये एक बड़ा सा गोला फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ा सा गोला एक फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है ना आपको। ये दिखाई देगा कि ये एक किसी बड़े से गोले का ये क्या है, हिस्सा है, भाग है। हमने क्या बताया था कि इसके इस सरफेस को हमने क्या कर दिया है, पॉलिश कर दिया है। इस सरफेस को पॉलिश कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, हम इसके बिल्कुल मिड सेंटर की बात करें तो इसको हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। अगर हम यहाँ से एक लाइन को ड्रॉ करें तो इसको हम कहते हैं क्या, इस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और ये हमारा देखिए अब ये जो लेंस जो बना हुआ आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे लाइट जो आएगी वो क्या होगी, वो कन्वर्ज होके जाएगी। लाइट क्या होगी, एक जगह कन्वर्ज होगी। अब आप लोगों ने कन्वर्जिंग रेज और डाइवर्जिंग रेज के बारे में पढ़ा होगा। जैसा मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, कन्वर्जिंग रेज है ना। कन्वर्जिंग रेज क्या होती है, जो एक जगह पे क्या होती है, टकराने के बाद एक जगह पे क्या होती है, मिलती है, वो सभी क्या होती हैं, कन्वर्जिंग होती हैं। सभी क्या कहलाती हैं, कन्वर्जिंग रेज कहलाती हैं, ठीक है ना। यानी कि ये आ रही है और एक जगह पे क्या हो रही है, मिल रही है। लेकिन अगर हम डाइवर्जिंग रेज की बात करें तो ये क्या होगी, ये यहाँ से एक जगह पे टकरा क्या होगी, निकलती चली जाएगी बाहर, ठीक है। या ऐसे कुछ जा रही है, ये मान लीजिए ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, तो ये डाइवर्जिंग रेज हो रही है। यानी कि ये क्या हो जा रही है, फैल जा रही है, अपने एक पॉइंट से फैलती चली जा रही है। और ये क्या होगी, तो यहाँ पर जो हम देखेंगे कॉनकेव मिरर जो है ये क्या करता है, कन्वर्ज करता है। वो सारे प्रिंसिपल्स हम लोग बाद में देखेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है। अभी हमने ये बताना था कि कॉनकेव मिरर कैसे बनता है, कॉन्वेक्स मिरर कैसे बनता है, ठीक है। तो आप लोगों ने देख लिया कि कॉनकेव मिरर एक बड़े से गोले को अगर हम बाहर से पॉलिश कर दें और उसका कुछ हिस्सा काट दें तो उसके बाद हमको जो मिलेगा वो कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव मिरर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस कॉनकेव मिरर का कोई ना कोई एक सेंटर होगा, क्योंकि एक बड़ा सा स्फीयर है तो इसका सेंटर होगा। और उसी सेंटर को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं रेडियस भी होगा और रेडियस के बाद फोकस भी आता है, उसको हम लोग फर्दर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम जरा सा इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखिए हम फिर एक स्फीयर की कल्पना कर रहे हैं। एक हमारे पास क्या है, स्फीयर है। और इस स्फीयर में क्या करते हैं, स्फीयर को इस बार बाहर से पॉलिश न करके हमने क्या कर दिया, अंदर से पॉलिश कर दिया, ठीक है। इसको हम क्या कर देते हैं, अंदर से पॉलिश कर देते हैं, ताकि बाहर से इस पे टकराने वाली लाइट जो हो जब पड़े तो ये क्या हो, उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे, उस लाइट को क्या कर दे, रिफ्लेक्ट कर दे। इस बार हम उधर से ना काट के इसको इधर से काटते हैं, यानी कि इस वाले हिस्से को काटते हैं। तो जब हम इस वाले हिस्से की बात करते हैं तो ये कुछ इस प्रकार हमको प्राप्त होता है। और इसके अंदर वाले सरफेस पे क्या है, पॉलिश किया गया है, पॉलिश किया गया है। और अगर हम यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देते हैं, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तब ये जो मिलता है हमको, ये भी पोल कहलाएगा, यहाँ पर भी पोल कहलाएगा। अब यहाँ से जो हमको ये शेप मिलता है, आकार मिलता है, ये भी क्या कहलाता है, ये कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है या उत्तल दर्पण कहते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको याद करने की कोशिश करेंगे तो जैसे जिस दर्पण का परावर्तक सतह जो है वो उभरा हुआ, परावर्तक सतह मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बात हम कर रहे हैं, कि जिसका उभरा हुआ होगा वो उत्तल दर्पण होगा, जिसका धंसा हुआ होगा वो अवतल दर्पण होगा, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कॉनकेव, केव मतलब होता है गुफा, गुफा मतलब अंदर की तरफ, इसमें अंदर की तरफ होगा जैसे है, तो ये अंदर की तरफ इसमें जो भी इमेज बनता है
कन्वर्ज होकर बनता है, इसमें जो इमेज बनता है वो डाइवर्ज होकर बनता है। अब यहाँ से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि कॉन्केव मिरर क्या है और कॉन्वेक्स मिरर क्या है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कि कॉन्केव मिरर से जो बनने वाला इमेज होता है वो किस तरीके से होता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि कॉन्केव मिरर अगर ये हमारा है तो यहाँ पर इसको हमने क्या कहा, इसको हमने पोल कहा, और यहीं से सारी डिस्टेंस मेजर की जाती है। ठीक है ना, यहीं से सारी डिस्टेंस मेजर की जाती है। अगर ये पोल है और ये एक स्फीयर का हिस्सा है तो ये क्या होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ये क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि इस स्फीयर का जहां पर सेंटर काम करता है वही सेंटर क्या होता है, वही इसका सेंटर होता है। और इसके बाद इसका अगर हम मान लेते हैं कि ये बहुत बड़ा सा है तो इसका कहीं ना कहीं रेडियस होगा, और रेडियस के बाद कहीं रेडियस का हाफ करेंगे तो क्या मिल जाता है हमको, फोकस मिल जाता है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा करीब हो गया है, लेकिन ये थोड़ा सा और फोकस इसका क्या होगा, इधर होगा। ये एक्चुअली ये जो हमने मिरर बनाया है ये मिरर कुछ ऐसे रहेगा, ऐसे, तब जाके ये बहुत बड़ा सा है और इसका सेंटर कहीं इधर हमारे हाथ से भी इधर जाएगा, और इस बड़े से सेंटर का रेडियस यहाँ आएगा, रेडियस आएगा तो फिर फोकस इसका यहाँ पे सेट हो जाएगा। ठीक है, इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर। अब हम ये देखने वाले हैं कि जो कॉन्केव मिरर है उस कॉन्केव मिरर से, कॉन्केव मिरर में हम ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पे रखेंगे और देखेंगे कि अलग अलग पोजीशन के अकॉर्डिंग कि जो हमारा इमेज है वो कहाँ कहाँ बनेगा। तो सबसे पहले हम एक कॉन्केव मिरर की इमेजिनेशन करते हैं, या यहाँ पे बना लेते हैं। इमेजिनेशन तो नहीं करना है, आपको बना के बताना है। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा पोल है। ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं इसका सेंटर होगा, सेंटर होगा तो उसके बाद सेंटर होगा, सेंटर के बाद इसका रेडियस होगा कुछ यहाँ पर, और रेडियस का हाफ जो करेंगे तो ये हमारा फोकस मिल जाएगा। ठीक है, हम रेडियस को यहाँ पर शो नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि इसको हम पूरे पूरे लाइन, कुछ चीजें ऐसी हैं जो जिसको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इस मिरर में हम ये मानेंगे, या ये कुछ रूल्स हैं उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि अगर कोई पैरेलल रेज आ रही है, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रेज इंसिडेंट हो रही है, यानी कि इधर से आ रही है कोई ले, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस की। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइट आ रही है तो वो टकराने के बाद कहां से क्रॉस होगी, इससे टकराएगी तो उसके बाद फोकस से क्रॉस होती हुई निकल जाएगी। तो क्या सर यहाँ पर जो आएगी वो भी टकरा के यहीं से निकलेगी, तो हाँ यहाँ से भी आएगी तो ये भी टकरा के कहां से निकलेगी, फोकस से ही निकलेगी। अगर सर नीचे से आए तो देख लीजिए, ये नीचे से अगर इंसिडेंट हो रही है तो ये भी टकराने के बाद कहां जाएगी, ये भी फोकस से होते हुए क्रॉस होगी। अगर यहाँ पे सर आए तो यहाँ पर भी आएगी तो ये फोकस से क्रॉस होते हुए चली जाएगी। कहने का मतलब है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है तो वो टकराने के बाद किससे क्रॉस होगी, फोकस से क्रॉस होगी। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम देखते हैं कि अगर सर, ये तो आपने बता दिया कि प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल कोई लाइट आ रही है, पैरेलल कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है तो वो टकराने के बाद कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। और सर अगर कोई लाइट रेज को हम फोकस से पास करा दे तो क्या होगा, तो ये मान लीजिए फोकस है तो हम इसको अगर पास कराएंगे तो यहीं से कराएंगे, क्योंकि लाइट को हमने पढ़ा है कि लाइट हमेशा सीधे ट्रेवल करती है। तो यहाँ पे अगर आई तो इसका सर क्या बनेगा, तो इसका देखो, अगर ये फोकस से ट्रेवल करते हुए आ रही है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। अगर पैरेलल आई है तो फोकस से जाएगी, और अगर फोकस से आई है तो पैरेलल होकर लौटेगी। यानी कि अगर यहाँ से सर इधर से स्ट्राइक करे तो, अगर यहाँ से वो स्ट्राइक करके लाइट आएगी इधर तो ये भी क्या होगी, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये लौट जाएगी। ठीक है, ये पोल है हमारा। जिस किसी भी लेंस की बात करें, किसी भी मिरर की बात करें तो ये जो हमारा पोल है, इस पोल से ही सारी डिस्टेंस मेजर की जाएगी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा, या हमारा इमेज का डिस्टेंस होगा, या फिर हमारा ऑब्जेक्ट, इमेज ऑब्जेक्ट, या फिर फोकस का
फोकल लेंथ जो होगा उन सभी की बात अगर हम करेंगे तो वो डिस्टेंस हम यहीं से मेजर करेंगे। आप लोगों को अक्सर कंफ्यूजन रहता है कि सर कब पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव लेना है, ये सारी चीजें, तो वो चीज भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। उससे हम लोग को पता चल जाएगा कि कब इसका हम साइन पॉजिटिव लेंगे और कब हम इसका साइन नेगेटिव लेंगे, क्यों लेते हैं, ये भी चीजें हमको यहाँ पे समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तीसरा रूल ये कहता है कि अगर कोई लाइट है ना, अगर कोई लाइट अगर कहाँ से क्रॉस हो रही है, यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। जैसे मान लीजिए कि एक लाइट बीम है, उसको हमने कहाँ से क्रॉस कराया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस कराया, ठीक है। ये मान लीजिए इसको और बढ़ा देते हैं, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर ये लाइट पास हो रही है तो ये रिटर्न होके भी किस पे जाएगी, रिटर्न होके इसी रास्ते से लौट के चली आती है। अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो इसी पे लौट के चली आएगी, ठीक है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट के डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के लिए हमारा इमेज कहाँ कहाँ बनेगा। ये कंडीशन हम लोग ले लेते हैं, ये हमारा कोई कनकेव मिरर है और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये हमारा पोल हो गया, और ये हमने मान लिया कि ये एक ऑब्जेक्ट है जो क्या है, इंफिनिटी पे है, ठीक है ना। एक ट्री है, ठीक है, इस ट्री की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। ये एक पेड़ है ना, और ये अब देखिए क्या होगा, ये इंफिनिटी पे है ना, यहाँ पे लिख देते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट कहां पर है, इंफिनिटी पे है, अनंत पे जब वस्तु रखी गई हो तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा। अनंत पे जब वस्तु रखी गई होगी तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो किस प्रकार बनेगा। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम इसको हाईली पॉलिश्ड सरफेस है जो कि जिससे हमने इसको क्या बनाया है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब क्या होगा, आपने सर बताया था कि इससे जो बहुत सारी रेस जाएंगी वो क्या होंगी, ये इसके पैरेलली क्रॉस होंगी, और पैरेलल क्रॉस होने के बाद ये कहाँ से क्रॉस होती है, एफ से क्रॉस होती है। सर एक और रे ले लीजिए, हाँ जी ले लीजिए। ये क्रॉस कहाँ से होगी, ये भी फोकस से क्रॉस होगी। इसी तरीके से अगर हम नीचे की बात करें तो ये अगर लाइट इंसिडेंट हो रही है तो ये भी टकराने के बाद कहाँ से पास होगी, ये भी यहाँ से पास होगी। यानी कि इधर से आ रही है तो इधर जाएगी, और इधर से आ रही है, ये आप ऐसे इसको लिख लीजिए, बना लीजिए, तो ये कहाँ जाएगी टकराने के बाद, ये भी फोकस से होते हुए। तो जहाँ पे सारी बिंब मिल रही है, सारे रेज मिल रही है, वहीं पे हमारा इमेज फॉर्म होगा, वहीं पे हमारा इमेज जो बनेगा वो क्या होगा, फॉर्म होगा। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, इंफिनिटी पे रखा गया है, उस कंडीशन में हमारा जो बना है, इमेज बना है, वो कहाँ बना है, तो इमेज फॉर्म्ड कहां पर इमेज फॉर्म्ड हुआ है, फोकस पर बनेगा, ठीक है। कैसा बना है, तो हाईली डिमिनिश्ड बना है, बहुत छोटा बना है ना, इतने बड़े पेड़ का इतना छोटा बना है, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा बना है, हाईली डिमिनिश्ड बना हुआ है। अच्छा, हाईली डिमिनिश्ड बना, सीधा बना है, उल्टा बना है, तो सर ये क्या बनेगा, ये सीधा बनेगा, यानी कि इरेक्ट होगा, ठीक है। वर्चुअल होगा कि रियल होगा, तो ये इमेज जो बनेगा वो कैसा होगा, ये रियल इमेज बनता है, ठीक है ना। ये कैसा इमेज बनता है, रियल इमेज बनता है। इरेक्ट हो गया, और उसके बाद से रियल वर्चुअल हो गया, हाईली डिमिनिश्ड हो गया, और ये ऑब्जेक्ट से बहुत छोटा बना है, ठीक है ना। इतनी सारी चीज कहाँ पे बना है, ये फोकस पे बना है, बहुत छोटा बना है और सीधा बना है, और ये इमेज का जो नेचर है वो कैसा है, रियल है। अब आप लोग पढ़े होंगे, एक फार्मूला पढ़े होंगे कि 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो अब इस लेंस के लिए और इस कंडीशन के लिए अगर हम देखें कि सर f को हम क्या लेंगे, u को क्या लेंगे और v को क्या लेंगे, तो देखिए इसके लिए साइन कन्वेंशन पढ़ना बहुत जरूरी है। साइन कन्वेंशन में हम ये समझते हैं कि अगर हम कार्टेशियन प्लेन की बात करें तो ये वाला पोर्शन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये वाला भी पोर्शन पॉजिटिव होता है, लेकिन इधर वाला ये निगेटिव हो जाता है, और इधर वाला भी क्या होता है, निगेटिव होता है। हमने अभी बताया था आपको कि कोई भी डिस्टेंस अगर हम मेजर करेंगे तो कहां से करेंगे, पोल से मेजर करेंगे। और अगर लाइट इधर से आ रही है तो लाइट के चलने की डायरेक्शन में कोई भी चीज अगर हम मेजर करेंगे तो उसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। लेकिन लाइट इधर से आ रही है और हम इधर बढ़ रहे हैं तो उसको हम क्या करेंगे, निगेटिव लेंगे। अब आप ये बताइए
ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, लाइट तो इधर से आ रही है लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इसकी डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम किधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, पी से किधर की तरफ जा रहे हैं, इधर की तरफ जा रहे हैं। तो हम लाइट रेज जिस तरफ से आ रही है उसके अगेंस्ट चल रहे हैं, अगेंस्ट चल रहे हैं तो मतलब निगेटिव जा रहे हैं, यानी कि यू जो होगा यहाँ पर वो क्या होगा, यू निगेटिव होगा। यू क्या होता है, यू ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, यू क्या होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है। अच्छा सर, इमेज जो बना है वो कैसा बना है, इमेज जो बना है वो भी कहाँ बना, इधर बना। अगर यहाँ से हम इस डिस्टेंस को मेजर करें, यहाँ से इस डिस्टेंस को मेजर करें तो वो भी इधर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लाइट के अगेंस्ट, क्योंकि लाइट इधर आ रही है और हम इधर से चल रहे हैं। लाइट इंसिडेंट किधर हुई है, इधर हुई है, इधर से आई है लाइट रेज, लेकिन हम इसको मेजर करने के लिए इधर चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं, क्योंकि सर आपने बताया है कि कोई भी डिस्टेंस जो मेजर किया जाएगा वो कहाँ से मेजर किया जाएगा, पोल से मेजर किया जाएगा। अब इधर से इधर चल रहे हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो भी यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा। और अब ये फोकस दूरी की बात करें, फोकल लेंथ की बात करें, तो जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ हमारा क्या है, यहाँ पे है। अब फोकल लेंथ के लिए भी हम किधर चल रहे हैं, लाइट के लिए, तो यहाँ पर एफ भी क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पर तीनों ही चीज क्या होती है, माइनस होती है, तीनों ही चीज क्या होती है, माइनस होती है। जो हमारा इमेज बनता है कॉन्केव मिरर में, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा गया हो, इन्फिनिटी पे रखा गया हो, तो वैसे केसेस में जो हमारा ऑब्जेक्ट जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है, फोकस पे बनता है, बहुत ही छोटा बनता है, यानी कि ये पॉइंट साइज कह सकते हैं कि पॉइंट के साइज का बनता है, पॉइंट साइज का इमेज बनता है। और उसके बाद से ये सीधा बनता है और रियल बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब इसका देखने को हमको मिलता है। ठीक है, डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप लोग जुड़े रहिए, स्टडी करते रहिए, और आप लोगों के लिए जो बोर्ड एग्जाम्स हैं उसके लिए ऑल द बेस्ट एंड वर्क हार्ड सो दैट कि इंसान को मजबूत बनाने के लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है और उसका इंटेलेक्चुअल पावर बढ़ाने के लिए पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए